दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। इस बार हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका हर कोई दीवाना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा 2 द रूल की, जो हाल ही में यह मूवी रिलीज हुई है और हम सब जानते हैं कि यह फिल्म इतना चर्चा में क्यों है। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फैन हैं तो यह फिल्म आपको जरूर पसंद आने वाली है। इस मूवी में इतने सारे ट्विस्ट हैं कि एक खत्म नहीं होगा और दूसरा शुरू हो जाएगा, और यह देखकर आपका भी दिमाग घूमने लगेगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सपोर्ट से हमें काफी हौसला मिलता है, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्पा 2 फिल्म पुष्पा 1 का सीक्वल है, यानी जो भी घटनाएं पुष्पा 2 में दिखाई गई है वे पुष्पा 1 के बाद की है। इसलिए जिन लोगों ने पुष्पा 1 नहीं देखी या देखी है तो उनके लिए हम पुष्पा 1 का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। मतलब 1 या 2 मिनट में हम पुष्पा 1 की सारी मेन घटनाएं जान लेंगे, ताकि पुष्पा 2 की कहानी हम अच्छे से समझ सके। अब पुष्पा मूवी में 2 मेन चीजें हैं, पहला खुद पुष्पा और दूसरा लाल चंदन। अगर पुष्पा की बात करें तो पुष्पा एक बहुत ही बहादुर और अक्लमंद इंसान है, और उसकी खासियत यह है कि वह न तो किसी से डरता है और न ही किसी के सामने झुकता है। पुष्पा के पिता की 2 बीवियां थी। पहली बीवी से 2 बेटे थे और दूसरी से एक छोटा बेटा यानी पुष्पा। लेकिन क्योंकि पुष्पा के पिता ने उसकी मां से शादी नहीं की थी, इस वजह से पुष्पा के सौतेले भाई उसे अपना भाई नहीं मानते थे। यहाँ तक कि जब पुष्पा के पिता की मौत हो गई तो उसके सौतेले भाइयों ने पुष्पा और उसकी माँ को जायदाद से बेदखल कर दिया और पुष्पा को भी नाजायज घोषित कर दिया। इसके बाद पुष्पा अपनी माँ के साथ रहने लगा, और वह जब बड़ा हुआ तो मजदूरी करने लगा। पुष्पा का एक अजीब सा एटीट्यूड था, जिसमें वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता था। इस वजह से उसे कई जगहों पर काम से निकाल दिया जाता था। अब बात करते हैं लाल चंदन की। लाल चंदन एक तरह का खास पेड़ है जिसकी लकड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा है। पुष्पा मूवी में हम देखते हैं कि यह लाल चंदन आंध्र प्रदेश के शेषचलम जंगल में उगता है, और इस जंगल में लाल चंदन का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। लाल चंदन की कीमत बहुत अधिक है, खासकर कि चीन और जापान जैसे देशों में भारी डिमांड है इसकी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत में इसे काटना पूरी तरह से इलीगल है। फिर भी पुष्पा फिल्म में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग मिलकर इन पेड़ों की कटाई करते हैं और इन लकड़ी को इलीगल तरीके से विदेशों में बेचते हैं। अब ये काम इलीगल होने के बावजूद इसे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अंजाम दिया जाता है। इन इलीगल गतिविधियों में शामिल लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं जिसे सिंडिकेट कहते हैं। सिंडिकेट के सारे सदस्य अलग अलग इलाकों में लाल चंदन को काटकर इकट्ठा करते हैं, और ये सारी लकड़ियां मंगल सीनू तक पहुंचाई जाती है, जो इस सिंडिकेट का लीडर है। मंगल सीनू हर सदस्य को 1 टन लाल चंदन के बदले 50 लाख रुपए देता है, और यह फिर लाल चंदन बाहर भेज देता है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है। अब सिंडिकेट में एक और खतरनाक आदमी होता है, जो कि है कुंडा रेड्डी, जो मंगल सीनू को माल सप्लाई करता है। और यहीं पर बात करें अपने हीरो यानी पुष्पा राज की, तो पुष्पा राज जो कि पहले मजदूरी किया करता था, बाद में जाकर इसी कुंडा रेड्डी के लिए काम करने लगता है। मगर लाल चंदन काटने का काम बेहद खतरनाक है, क्योंकि यह पूरी तरह से इलीगल है और पुलिस हमेशा इस पे नजर रखती है। एक दिन जब पुष्पा और उसके साथी लाल चंदन काट रहे होते हैं, तभी पुलिस का छापा पड़ता है। इसे सभी मजदूरों को भागना पड़ता है, लेकिन पुष्पा अपनी बुद्धिमानी से सारी लकड़ियों को इकट्ठा करता है और वह लाल चंदन को पुलिस से बचा लेता है। इसके बाद कोंडा रेड्डी को पुष्पा का तरीका इतना पसंद आता है कि वह उसे अपना पार्टनर बना लेता है और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसे देने लगता है। अब पुष्पा कई नई तरीकों से पुलिस को धोखा देकर लाल चंदन की सप्लाई करता है, लेकिन फिर उसे यह पता चलता है कि मंगल सीनू ने अपने ग्रुप के सभी लोगों को 1 टन लाल चंदन के बदले सिर्फ 50 लाख रुपए देता है, जबकि वह इसे 1.5 करोड़ में बेचता है। जब सिंडिकेट की मीटिंग होती है तो पुष्पा यह राज सबके सामने लाता है। मीटिंग में एमएलए सिंदीपा भी आता है, और क्योंकि एमएलए सिंदीपा का सिंडिकेट पे काफी कंट्रोल होता है, पुष्पा एमएलए को बताता है कि मंगल सीनू सबको धोखा दे रहा है। यह सुनते ही एमएलए मंगल सीनू को सिंडिकेट से हटा देता है और पुष्पा राज को एक नया लीडर बना देता है। अब पुष्पा न सिर्फ पूरे सिंडिकेट को कंट्रोल करता है, बल्कि लाल चंदन की सप्लाई से ढेर सारा पैसा कमाता है। लेकिन फिल्म में एक नया मोड़ आता है। उनके एरिया में एक नया एसपी आता है, एसपी भंवर सिंह शेखावत, जो कि एक बहुत ही घमंडी और एरोगेंट आदमी है। यह एसपी हमेशा दूसरों से अपनी इज्जत करवाना चाहता है और दूसरों को नीचा दिखाता है। और यह सब देखते हैं कि जब एसपी शेखावत को रिश्वत देने के बावजूद वह पुष्पा को इज्जत नहीं देता, तो पुष्पा को यह
बहुत बुरा लगता है। एसपी शेखावत उससे पैसे भी लेता है, लेकिन खुले तौर पर उसे नीच समझता है, जिससे पुष्पा की बेइज्जती होती है। फिर भी उस समय पुष्पा अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त रहता है और एसपी से कुछ नहीं कहता। लेकिन शादी के दिन जब सब कुछ तय हो जाता है, पुष्पा का गुस्सा फूट पड़ता है और वह एसपी शेखावत से मिलता है और उसकी सारी वर्दी उतारकर उसे बहुत बेइज्जत करता है। इसके साथ ही वह एसपी से ये भी कहता है, बिना पुलिस की वर्दी के उसकी कोई अहमियत नहीं है। अब शादी के बाद पुष्पा की जिंदगी में एक और बदलाव आते हैं। एसपी शेखावत बहुत ही गुस्से में होता है और वह ठान लेता है कि वो पुष्पा से बदला लेगा। तो यहाँ तक थी पुष्पा 1 की स्टोरी। अब बात करते हैं पुष्पा 2 की। तो यहाँ से पुष्पा 2 की कहानी शुरू होती है, जहाँ हम जापान के योकोहामा पोर्ट का सीन देखते हैं। यहाँ कई मजदूर शिप से कंटेनर उतार रहे होते हैं, लेकिन एक क्रेन से एक कंटेनर गिर जाता है। कंटेनर खुलने पे अंदर लाल चंदन भरा हुआ मिलता है। यह देखकर मजदूर अपने बॉस को बुलाते हैं और बॉस कहता है कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि बिना उसकी परमिशन के लाल चंदन यहाँ नहीं आ सकता। फिर वो कंटेनर की तलाशी लेने का आदेश देता है। तलाशी के दौरान कंटेनर में एक इंसान छुपा हुआ होता है, जो बाहर आता है और वह और कोई नहीं बल्कि पुष्पाराज होता है। जब जापानी उस पे हमला करते हैं तो वह खुद को बचाने के लिए उनसे भिड़ता है। इसके बीच में वे उनसे पूछते हैं कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तो पुष्पा जवाब देता है कि उसका नाम पुष्पाराज है और वह अपनी पेमेंट लेने आया है। वो बताता है कि इंडिया से लाल चंदन आ रहा है, लेकिन यहाँ पेमेंट नहीं की जा रही है और वह कभी अपना पैसा छोड़ता नहीं, इसलिए वह यहाँ आया है। लेकिन तभी एक जापानी उस पर गोली चला देता है, जो पुष्पा के कंधे में लग जाती है। गोली लगने के बाद पुष्पा समुद्र में गिर जाता है। पानी में गिरते ही उसे अपनी पुरानी यादें आती है और वो अपनी बीती कहानी याद करता है। अब कहानी उसी मोड़ से शुरू होती है जहाँ से पुष्पा के पहले भाग की कहानी खत्म हुई थी। इस समय हम देखते हैं कि पुष्पाराज ने शादी कर ली है और वह सिंडिकेट का लीडर बन चुका है। वह सिंडिकेट को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है और उसका लाल चंदन का कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा है। साथ ही एमएलए सिंदीपा से उसके रिश्ते भी बहुत अच्छे हो गए हैं, क्योंकि उसने ही पुष्पा को लीडर बनाया था। और पुष्पा के लिए जो मजदूर काम कर रहे होते हैं वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि पुष्पा उन्हें बहुत अच्छे पैसे देता है और उनका ध्यान भी रखता है। एक दिन हम देखते हैं कि पुष्पा के सभी मजदूर लाल चंदन काटने के लिए जंगल की ओर जा रहे होते हैं। वे हमेशा की तरह ट्रक में सवार होकर जाते हैं, लेकिन इस बार यह नोटिस करते हैं कि एसपी शेखावत एक मजदूर के भेष में उनके बीच घुस जाता है। वह भी जंगल में जाकर लाल चंदन काटने लगता है। कुछ समय बाद पुलिस की एक बड़ी टीम उन्हें घेर लेती है और फिर एसपी शेखावत अपना असली रूप दिखाते हुए अपनी बंदूक निकालता है और सभी को बताता है कि वह एसपी शेखावत है और उसने इन मजदूरों को रंगे हाथ पकड़ा है। इसके बाद वो सभी मजदूरों को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। जब पुष्पा को यह बात पता चलती है तो वो अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उस समय एसपी शेखावत पुलिस स्टेशन से बाहर होता है। पुष्पा सीधे अंदर जाकर इंस्पेक्टर से कहता है कि उसे सभी मजदूरों को छोड़ना होगा। इंस्पेक्टर बताता है कि एसपी शेखावत ने उन्हें ऐसा करने से मना किया है और अगर कोई भी पुलिस वाला एसपी शेखावत का आदेश का पालन नहीं करता तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर पुष्पा अपनी पूरी टीम के लिए बहुत सारे पैसे लेकर आता है, जो कि पुलिस वाले की पूरी जीवन भर की कमाई होती है। पुष्पा उन्हें एक बार में वो सारे पैसे दे देता है। इससे सभी पुलिस वाले खुशी खुशी अपना इस्तीफा दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जाते जाते वे पुष्पा के मजदूरों को भी छोड़ देते हैं। जब कुछ समय बाद एसपी शेखावत पुलिस स्टेशन वापस आता है तो उसे पूरा पुलिस स्टेशन खाली नजर आता है। वहाँ न तो मजदूर होते हैं और न ही पुलिस वाले। उसे सच्चाई का पता जैसे ही चलता है कि पुष्पा ने सबको पैसे देकर अपने आदमियों को छुड़ा लिया, तो यह जानकर एसपी शेखावत बेहद गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा एमएलए सिंदीपा से मिलने जाता है, जो कि पुष्पा एमएलए सिंदीपा की बहुत इज्जत करता है, क्योंकि उसने ही पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। एमएलए सिंदीपा पुष्पा से कहता है कि अब वह राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर चुनावी मीटिंग्स में हिस्सा लेगा और वह चाहता है कि पुष्पा भी उसके साथ चले, ताकि दोनों मिलकर सीएम से मिल सकें। पुष्पा घर लौटकर अपनी पत्नी श्रीवल्ली को बताता है कि वह सीएम से मिलने जा रहा है। यह सुनकर श्रीवल्ली कहती है जब पुष्पा सीएम से मिले तो उसे सीएम के साथ एक फोटो खिंचवानी चाहिए, ताकि वह लोगों को दिखा सके कि उसके पति पुष्पा की सीएम से बातचीत है। पुष्पा हंसते हुए कहता है कि वह ठीक है, वो ऐसा करेगा और अपनी पत्नी के लिए सीएम के साथ फोटो भी खिंचवाएगा। इसके बाद पुष्पा और एमएलए सिंदीपा सीधे सीएम के ऑफिस जाते हैं और वहाँ सीएम से बातचीत करते हैं। सीएम, एमएलए और पुष्पा तीनों एक साथ मिलते हैं, लेकिन जब पुष्पा सीएम से फोटो खिंचवाने की बात करता है तो सीएम उसे ठुकरा देता है और वो बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करता है। सीएम पुष्पा को अपनी जूतों की बराबर मानता है। एमएलए सिंदीपा इस पर सीएम से रिक्वेस्ट करता है
कि यह फोटो खिंचवाने की इच्छा इसकी पत्नी की है, तो आपको फोटो खिंचवा लेनी चाहिए। लेकिन इस पर सीएम और भी गुस्से में आकर पुष्पा को बेवकूफ कहते हुए दोनों को वहां से भेज देता है। पुष्पा को सीएम की बातों से गहरी ठेस पहुंचती है, लेकिन एमएलए सिंदीपा उसे संभालता है। फिर पुष्पा एमएलए सिंदीपा से एक सवाल पूछता है कि क्या अगर आप कल सीएम बनते हो तो क्या आप मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे? यह सुनकर एमएलए सिंदीपा जवाब देता है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाऊंगा, लेकिन असल में मैं सीएम नहीं बन सकता, मैं तो बस एक मामूली एमएलए हूँ। फिर पुष्पा एमएलए से कहता है, अब तो आप सीएम बनोगे ही। यह सुनकर एमएलए सिंदीपा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा करने में 100 करोड़ लगेंगे। लेकिन पुष्पा जवाब देता है, 100 नहीं 500 करोड़ खर्च करूंगा, लेकिन आप सीएम बनकर ही रहोगे। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि पुष्पा ये सब किस लिए कर रहा है, क्योंकि सीएम ने उसके बारे में कुछ बुरी बातें कही थी, खासकर उसकी पत्नी के बारे में, जो पुष्पा को बहुत दुखी कर गई थी। इसलिए वो सीएम को हर हाल में हटाना चाहता है। इसके बाद पुष्पा और एमएलए सिंदीपा सीएम के पार्टी के प्रेसिडेंट के छोटे भाई से मिलता है। पुष्पा उसे 100 करोड़ रुपए देता है और कहता है कि उसे प्रेसिडेंट से बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि छोटा भाई सीधा पार्टी के प्रेसिडेंट यानी प्रताप रेड्डी को फोन करता है और पुष्पा की उनसे बात करवाता है। तभी प्रताप रेड्डी के ऑफिस में एक सोफा आता है जिसमें 25 करोड़ रुपए होते हैं। तभी पुष्पा प्रताप रेड्डी को फोन पे कहता है कि ये तोहफा आपके लिए भेजा है। ये सब पुष्पा इसलिए कर रहा होता है ताकि वो एमएलए सिंदीपा को सीएम बना सके। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि अब पुष्पा ने तय किया है कि वो लाल चंदन का जो भी माल इकट्ठा करेगा उसे वो मुर्गन के जरिए नहीं बल्कि सीधा इंटरनेशनल बायर से बेचेगा। इस तरह उसे ज्यादा फायदा होगा। पुष्पा मालदीव्स जाकर के इंटरनेशनल बायर से डील करता है और 2000 टन लाल चंदन की डील फाइनल करता है, जो कि लगभग 1000 करोड़ रुपए की होती है। फिर हम देखते हैं कि पुष्पा इंडिया लौटता है और सिंडिकेट की मीटिंग का प्लान करता है, जिसमें वो सभी मेंबर्स को बताता है कि अब उनकी बहुत बड़ी डील हो चुकी है और उन्हें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। सभी मेंबर्स पुष्पा को अपनी तरफ से ज्यादा लाल चंदन देने का वादा करते हैं। कुछ कहते हैं कि वे 50 टन देंगे, कुछ कहते हैं 100 टन और कुछ 150 टन। इसके बाद पुष्पा भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। लेकिन एक दिन जब सारे सिंडिकेट के मेंबर्स को लाल चंदन इकट्ठा करना होता है, एसपी शेखावत एक मेंबर के पूरे काफिले को पकड़ लेता है और न सिर्फ उनके लाल चंदन को जला देता है बल्कि उस मेंबर को भी मार देता है। उसका उद्देश्य ये था कि एसपी शेखावत का दबदबा हमेशा बना रहे और यह खबर पुष्पा तक पहुंचे। सिंडिकेट के सारे सदस्य एसपी शेखावत से बहुत डर गए थे, इसलिए वे सीधे एमएलए सिंदीपा से मिलते हैं और वे उसे बताते हैं कि वो चाहते हैं कि वे एसपी शेखावत से पुष्पा और बीच की लड़ाई को सुलझाए ताकि वे अपना व्यापार ठीक से और बिना परेशानी के कर सके। इसके बाद एमएलए सिंदीपा एसपी शेखावत के ऑफिस में जाता है और उनसे पूछता है कि ये सब क्यों कर रहा है और उसे क्या चाहिए। एसपी शेखावत जवाब देता है कि उसका विवाद सिर्फ पुष्पा से है, क्योंकि एक बार पुष्पा ने उसे पब्लिकली बेइज्जत किया था और अब उसी का बदला लेना चाहता है। एसपी शेखावत चाहता है कि पुष्पा सबके सामने उससे माफी मांगे। अगर पुष्पा ऐसा करता है तो वह सिंडिकेट को परेशान नहीं करेगा। एमएलए सिंदीपा फिर पुष्पा से मिलता है और उसे मनाता है कि वो एसपी शेखावत से माफी मांगे, क्योंकि यह पूरे सिंडिकेट के हित में है। पुष्पा को सिंडिकेट के लिए कदम उठाना जरूरी था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक पार्टी आयोजित की जाती है जिसमें पुलिस, सिंडिकेट के सदस्य और अन्य जुड़े लोग भी शामिल होते हैं। पार्टी में पुष्पा एसपी शेखावत से माफी मांगता है। एसपी शेखावत यह देखकर बहुत खुश होता है और मस्ती में झूमने लगता है। फिर एसपी शेखावत सिंडिकेट के सदस्यों से कहता है कि अब उन्हें परेशान नहीं करेगा, उन्हें अब अपना काम आराम से करने दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले उसे अपना कमीशन चाहिए। तभी हम देखते हैं कि पुष्पा वहां से जाने लगता है, लेकिन वो अपनी कार से बहुत दूर निकल जाता है। तो फिर उसे समझ में आता है कि वह कभी किसी के सामने नहीं झुका, इसलिए वो अपनी कार को घुमाकर उसी पार्टी में वापस लाता है। वहाँ एसपी शेखावत जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता है, तभी पुष्पा अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है। इसके कारण एसपी शेखावत की गाड़ी स्विमिंग पूल में गिर जाती है और इतना ही नहीं, पुष्पा उस पूल में पेशाब भी कर देता है, जिससे कि एसपी शेखावत की बहुत बेइज्जती होती है। गुस्से में आग बबूला एसपी शेखावत पुष्पा को चैलेंज करने का फैसला करता है। पुष्पा कहता है कि मैं पुष्पा राज हूँ और जो कभी किसी के सामने नहीं झुका। वह एसपी शेखावत को चैलेंज देता है कि वह उसे रोक कर दिखाए, क्योंकि वह अगले सोमवार को चेन्नई जा रहा है और वहाँ से लाल चंदन के ट्रक्स इंटरनेशनल बायर्स को भेजने वाला है।
पुष्पा यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अब ये सब जानने के बाद एसपी शेखावत पूरी तरह से शहर की सड़कों को ब्लॉक करवा देता है ताकि पुष्पा अपने माल को बाहर ना ले जा सके। लेकिन उसे यह पता चलता है कि नदी का पानी बहुत कम हो चुका है और वह समझ जाता है कि पुष्पा अपने ट्रक्स को नदी के रास्ते भेजेगा। कुछ समय बाद एसपी शेखावत को यह पता चलता है कि पुष्पा ने उसे चकमा दिया है और अपने सारे ट्रक्स नदी के रास्ते भेज दिए हैं। पुष्पा ने एसपी शेखावत को चकमा देते हुए उसके द्वारा पकड़े गए सभी ट्रक्स में नकली लकड़ी भर दी थी, जिससे कि लाल रंग से रंगा गया था। इस तरीके से पुष्पा ने 2000 टन असली लाल चंदन को भारत से बाहर भेज दिया और अपने इंटरनेशनल बायर को बेच दिया। जब एसपी शेखावत को जब ये पता चलता है कि सारी लकड़ियां नकली थी तो वह गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आग बबूला होकर के वह उन सभी लकड़ियों को जला देता है। इन लकड़ियों को जलाते वक्त वह खुद भी उसी गोदाम में खुद को आग लगाकर खत्म कर लेता है और ऐसा लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि मेरा मानना है कि एसपी शेखावत अभी भी जिंदा है और वह जल्द ही वापस आएगा। अब इसके बाद पुष्पा की डील पूरी हो जाती है और उसे बहुत सारे काफी पैसे मिलते हैं। इन पैसों से वो आसानी से एमएलए सिंदीपा को सीएम बना देता है। एमएलए सिंदीपा सीएम बनते ही खुशी से पुष्पा के घर आता है, जहाँ पुष्पा और उसके परिवार के साथ खाना खाता है, फिर उनके साथ फोटो भी खिंचवाता है। कुछ समय बाद पुष्पा के गांव में एक बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। सभी लोग मंदिर जाते हैं। इसमें पुष्पा, उसकी पत्नी और उसकी माँ भी शामिल होते हैं। फेस्टिवल के दौरान पुष्पा के दोनों सौतीले भाई भी अपनी फैमिली के साथ आते हैं। इस दौरान पुष्पा की पत्नी अचानक बेहोश हो जाती है। जब कुछ औरतें उसकी मदद करती है तो पता चलता है कि पुष्पा की पत्नी प्रेग्नेंट है और पुष्पा जल्दी पिता बनने वाला है। पुष्पा को यह जानकर बहुत खुशी होती है और वह काली माता के कपड़े पहनकर डांस करने लगता है। गांव वाले भी उसके साथ नाचने लगते। लेकिन तभी कुछ बदमाश लड़के आते हैं और पुष्पा के बड़े भाई मोहन की बेटी को छेड़ने लगते हैं, के कपड़े भी खींचने लगते हैं। पुष्पा यह देखकर उन लोगों को बुरी तरह से पीटता है और उसकी भतीजी उससे धन्यवाद बोलती है। अब हम देखते हैं कि पुष्पा के बड़े भाई की बेटी हमेशा पुष्पा को चाचा कहती है, लेकिन जैसे ही उसके पिता यानी मोहन आता है वह गुस्से में आकर अपनी बेटी को थप्पड़ मारता है और पुष्पा से कहता है कि वह कभी अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता। यह सुनकर पुष्पा दुखी हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद मोहन उन लड़कों को सजा देता है। वह उन्हें गंजा कर दे और गधे पे बिठाकर उसे घुमाता है, जिससे वे बहुत गुस्से में आ जाते हैं। कुछ दिन बाद वही लड़के जिन्होंने पुष्पा के बड़े भाई ने पीटा था, अपनी नाराजगी का बदला लेने के लिए मोहन की बेटी को किडनैप कर लेते हैं और वे पुष्पा के बड़े भाई को फोन करके धमकाते हैं कि वह टीवी पर लाइव आकर खुद को टकला कराएगा। यह सुनकर पुष्पा की भाभी सीधा पुष्पा के पास आती है और उसे बताती है कि उसकी भतीजी को किडनैप कर लिया गया है। पुष्पा को अपनी भतीजी के किडनैप होने की खबर सुनते ही बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत अपने लोगों के साथ मीडिया हाउस जाता है और लाइव टेलीकास्ट के दौरान सबके सामने यह ऐलान करता है कि जो कोई भी उसकी भतीजी को किडनैप किया है वह उसे वहीं छोड़ दे जहां उसने उसे उठाया था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो पुष्पा एक एक आदमी को चुनकर मारेगा। इस ऐलान के बाद किडनैप करने वाला लड़का पुष्पा को फोन करता है और कहता है कि वह उसे एक एड्रेस दे रहा है जहां वो लड़की के साथ है। वह पुष्पा से कहता है कि अगर वह उसे बचाना चाहता है तो उसे अकेले में वहां आना होगा। इस बीच प्रताप रेड्डी पार्टी के जो हेड है जो यह सब लाइव देख रहा होता है। एमएलए सिंदीपा जो अब सीएम बन चुका है उसको बुलाता है। वह सिंदीपा से पूछता है कि पुष्पा क्या कर रहा है, तो सीएम सिंदीपा उसे बताता है कि एक बदमाश आदमी ने अपनी साथियों के साथ मिलकर पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर लिया है, इसीलिए पुष्पा उसे मारने जा रहा है। यह सुनकर प्रताप रेड्डी सिंदीपा से कहता है कि जो लड़का पुष्पा की भतीजी को किडनैप करके ले गया है वह उसके छोटे भाई का इकलौता बेटा है और उसे बहुत प्यार करता है। प्रताप रेड्डी सिंदीपा से कहता है कि वह पुष्पा को फोन करके कहे कि वो ऐसा ना करे और उस लड़के से दूर रहे। सीएम सिंदीपा तुरंत पुष्पा को फोन करता है और उसे सब कुछ बताता है, लेकिन पुष्पा उसकी बात नहीं मानता और वह फोन पर ही प्रताप रेड्डी को सुनाते हुए कहता है कि अगर उसके भाई का बेटा उसकी भतीजी को नहीं छोड़ता तो वह आज उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। यह कहकर पुष्पा अपना हेलीकॉप्टर लेकर उस एड्रेस पे जाता है जो कि किडनैपर ने दिया था। वहां पहुंचने के बाद पुष्पा प्रताप रेड्डी के भतीजे को मार डालता है। इसी वक्त प्रताप रेड्डी का छोटा भाई जो कि किडनैपर का पिता होता है वहां आता है और वो पुष्पा की भतीजी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा अपनी भतीजी को बचाने के लिए उस आदमी को भी मार देता है। इसके बाद वो अपनी भतीजी को सुरक्षित घर ले जाता है
और घटना के बाद पुष्पा के बड़े भाई को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो पुष्पा की अच्छाई देखकर शर्मिंदा महसूस करता है और फैसला करता है कि वो पुष्पा से माफी मांगेगा और उसे परिवार का हिस्सा बनाए। इसी दौरान उसकी बेटी की शादी तय हो जाती है और वह तुरंत शादी के कार्ड छपवाता है और पुष्पा के घर जाकर उसकी माँ से कहता है कि पूरे परिवार को शादी में शामिल होना है, क्योंकि शादी परिवार को एकजुट करने का सबसे अच्छा मौका है। जब पुष्पा को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी शादी में जाने का फैसला करता है। शादी के दिन परिवार फिर से एकजुट हो जाता है। इसी के साथ दो सीन सामने आते हैं। पहले सीन में पुष्पा की भतीजी की शादी का जश्न होता है और दूसरे सीन में प्रताप रेड्डी अपने छोटे भाई और भतीजे का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। उसी समय पुष्पा और प्रताप रेड्डी दोनों को फूलों के गुलदस्ते मिलते हैं, जिसमें पहले से एक जैसे बम छिपे होते हैं और यह बम किसी एक आदमी द्वारा रखवाया गया था। अगले सीन में वह आदमी एक जगह ऊंचाई पे खड़ा होता है और दोनों बमों को एक साथ ब्लास्ट कर देता है और इसी के साथ यह फिल्म का अंत हो जाता है। लेकिन एक ट्विस्ट के साथ अंत में पुष्पा 3 द रैम्पेज का पोस्टर दिखता है, जिससे पता चलता है कि पुष्पा और प्रताप रेड्डी की किस्मत का फैसला अगली फिल्म में होगा। अब यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट होता है कि क्या वे दोनों बच गए हैं या उनकी कहानी यहीं खत्म हो गई और वह आदमी कौन है जो उन दोनों का दुश्मन है। इन सवालों के जवाब हमें पुष्पा 3 में मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।